हम सभी बच्चे हैं उस वीडियो में जो वायरल हुए हैं, हम लोग स्लम के एरिया में ही झोपड़ी झुग्गी में ही रहते हैं। सबके मम्मी पापा मजदूरी करते हैं। आसपास नाला है, हम लोग के नाले के किनारे ही हमारा स्कूल भी चलता है। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ बहुत ही कम उम्र में छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है और कहीं ना कहीं मेरी दीदी की भी शादी अब हो गई। तो इसी वजह से दीदी को मन में बहुत डर था और जब पढ़ना शुरू किया जब मेरा हाई स्कूल था तो मैं अपने हाई स्कूल की टॉपर भी रही। लेकिन इस कहानी को जिन दो लोगों ने लिखा है, आज हम सब उन दो लोगों को बुलाना चाहते हैं। आज हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और न्यूज़ चैनल हर जगह वायरल हैं। अच्छा लगता है लोगों की तालियां सुनकर, सब कुछ बस एक ख्वाब सा लगता है। सबको पता है कि हमारी एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें हम यही ड्रेस पहनकर वॉक कर रहे थे। ये वीडियो वायरल होती है और देश विदेश में सब लोग हम लोगों को जानने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक रील वायरल होने की ही कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे 13 साल का स्ट्रगल छुपा है। हमें से कई के पिता मजदूरी करते हैं और कितनों की माँ दूसरे के घर जाके बर्तन साफ करने का काम करती हैं। आप कह सकते हैं कि हम हर रोज इसी उम्मीद के साथ सोते हैं कि कल हमारे पापा को अच्छी मजदूरी मिल जाए तो हमारी कुछ जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महक है। मैं इनोवेशन फॉर चेंज क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ और मैं लखनऊ से हूँ। मेरे घर में हम 5 बहनें और मम्मी पापा हैं। मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी जो कि एक हमारे घर में घोड़ा है, जो लोगों का घर बनता है उसमें जो ईंटें धोने का काम होता है वो मेरे पापा करते हैं और पता भी नहीं रहता है कि कल काम लगेगा कि नहीं लगेगा। और जो मेरी मम्मी हैं वो दूसरों के घर जाके कपड़े धोने का काम करती हैं और फिर वहाँ से वापस आ करके दूसरों के घर से जा कर के जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनको ला करके प्रेस करती हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हम सभी बच्चे हैं उस वीडियो में जो वायरल हुए हैं, हम लोग स्लम के एरिया में ही झोपड़ी झुग्गी में ही रहते हैं। जो स्लम का एरिया है वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो लोग भी मजदूरी करते हैं। सबके मम्मी पापा मजदूरी करते हैं। हम लोग पूरे दिन ही अपने स्कूल में ही रहते हैं और आसपास नाला है, हम लोग के नाले के किनारे ही हमारा स्कूल भी चलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा मजदूरी करते हैं, जो कि खच्चर चलाते हैं और घर बनवाने का काम करते हैं। तो वो जब हमारे पापा का काम लगता है तो एक दिन में 200 से 300 रुपए ही कमा पाते हैं, जिसमें वो 200-300 रुपए में 5 लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। तो हमारी जो बड़ी बहन है, पहले तो हम लोग घर पे ही रहते थे। हम लोग जो आसपास के हमारे बच्चे जितने भी बच्चे रहते हैं वो सब लोग स्कूल जाते थे, तो उनको देख के मन में बस यही आता था कि काश हम लोग भी स्कूल जाएं। तो मेरी दीदी से सब लोग यही बोलते थे कि तुम लोगों के यहाँ तो बहुत अच्छा है कि ना कोई स्कूल जाता है और ना कुछ कोई खर्चा है। वैसे भी क्या ही करना, 5 लड़कियां हैं, शादी कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मेरी दीदी के मन में ये सारी बातें बहुत ही चुभने लगी। तो दीदी को मेरी ये बात इसलिए चुभी क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ बहुत ही कम उम्र में छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है और कहीं ना कहीं मेरी दीदी की भी शादी अब हो गई। तो इसी वजह से दीदी को मन में बहुत डर था कि मेरी तो शादी हो जाएगी और उस चक्कर में मेरी चारों बहनों की शादी ना हो जाए बहुत ही कम उम्र में। तो दीदी ने जब मन में सोचा कि हम अपनी चारों बहनों का एडमिशन कराएंगे, सबसे पहले तो उन्होंने ये बात मम्मी से बताई। तो मम्मी भी चाहती थी कि हमारी लड़कियां पढ़ें, लेकिन कैसे पढ़ें ये मन में था उनके भी प्रश्न। और दीदी तो थी ही सपोर्ट, लेकिन पापा के मन में था कि अगर लड़कियों को पढ़ाएंगे तो उनकी शादी कैसे होगी, कैसे जोड़ेंगे उनके लिए। फिर ये सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर दीदी ने और मम्मी ने मिल करके पापा को समझाया और हम लोगों का एडमिशन करवाया। जो मेरा सपना था कि हम जब आसपास के लोगों को जाते हुए देखते थे स्कूल, तो मेरा भी सपना था कि मैं भी एक दिन स्कूल जाऊं। तो जब हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ तो हमको बहुत ही खुशी हुई और हम वहाँ जाने लगे और अच्छे से पढ़ाई करने लगे। हर एक चीज़ एक्साइटमेंट के साथ करने लगे। स्कूल का पूरी तरीके से माहौल ही अलग था। हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़ एकदम से अलग थी। वहाँ जाके जो मेरी लाइफ थी एकदम से ही चेंज हो गई थी, क्योंकि हमारा एक तो स्कूल में जब एडमिशन हुआ, ऊपर से पढ़ने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी पढ़ाई को लेकर के। और जब पढ़ना शुरू किया जब मेरा हाई स्कूल था तो मैं अपने हाई स्कूल की टॉपर भी रही। इस चीज़ को लेकर के मेरी मम्मी पापा को भी बहुत प्राउड हुआ और सबसे ज़्यादा तो मेरी दीदी को। तो ये थी मेरी कहानी।
लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हम सब की है। लेकिन इस कहानी को जिन दो लोगों ने लिखा है, आज हम सब उन दो लोगों को बुलाना चाहते हैं। अभी आप महक को सुन रहे थे, थोड़ी-सी बौखलाई हुई सी, थोड़ी-सी परेशान वो बच्ची थी, क्योंकि ये पहला मौका है जब बच्चों को दुनिया के सामने अपनी बात को रखना पड़ रहा है, तो थोड़ा मुश्किल है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझोगे इस बात को। अभी मैं अपनी बात रखूँगा और इन कहानियों के से आपको परिचित कराऊँगा। उसके बाद विशाल भी अपनी बात को रखेंगे और आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित है और हम लोग झुग्गियों में काम करते हैं, बस्तियों में काम करते हैं। लखनऊ के भवानीगंज की एक बस्ती में काम करते हैं, जहाँ पे अधिकतर लोग मज़दूरी का काम करते हैं। जहाँ पे अगर आप जाएँगे तो शायद आप अपना नाक बंद किए बिना अंदर नहीं जा सकते। जहाँ पे अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे सुबह माँ-बाप काम के लिए चले जाते हैं और बच्चे पूरे दिन खाली रहते हैं। जहाँ पे आप जाएँगे तो खुलेआम आपको बर्बाद होने के बहुत सारे रास्ते मिल जाएँगे, सुधरने के बहुत ही कम रास्ते होंगे। जहाँ पे आप जाएँगे तो छोटी-छोटी लड़कियाँ मात्र ₹2 या ₹3 में गोटा पट्टी लगाने का काम करती हैं। जहाँ पे अगर आप जाएँगे तो एक छोटी-छोटी बच्चियाँ जो माँ-बाप काम पे चले जाते हैं, वो अपने छोटे भाई-बहन को पालती हैं। उस बस्ती में हम लोगों ने 2013 में एक विद्यालय शुरू किया। जब हमने शुरू किया तो हमने पेड़ के नीचे से पढ़ाना शुरू किया। हम उन सारे बच्चों को इकट्ठा करते थे और उन बच्चों को तमाम तरीके की चीज़ें बताते थे कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम आप लोगों को कुछ बढ़िया और कुछ अच्छा करके आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाएँगे, जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो। ये छोटे-छोटे लालच हम अपने बच्चों को देते थे और अपने आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। आप सोच सकते हैं वो बच्चे जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, वो बच्चे जो कहीं इधर-उधर भटकते रहते हैं, वो बच्चे जो कहीं पतंग उड़ाते रहते हैं, उन सबको इकट्ठा करना और सबसे बड़ा जो टास्क था उस समय का, वो टास्क था कि उन बच्चों का उन वो बच्चे प्रॉपर रेगुलरली आएँ, उनके नाखून कटे हों और वो साफ-सुथरे हों, एक साफ-सुथरे कपड़े पहन के वो रेगुलर हमारे स्कूल में आएँ और कुछ अच्छा कर पाएँ। जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर आपने कुछ दिया बच्चों को, उस दिन तो बच्चा आता था, अगले दिन वो बच्चा बिल्कुल गायब हो जाता था। ये स्कूल चलाना इतना आसान नहीं था। आप वो संस्था चलाने की बस इस संस्था के पीछे बस सोच थी। पैसा कहाँ से आएगा? कौन 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 यहाँ पे पढ़ाएगा? कैसे लोग जुड़ेंगे? किस तरीके से बच्चों को प्रॉमिस कर दिया, एक सपना दिखा दिया कि आपको वहाँ तक हम लेके जाएँगे। लेकिन उस सपने को पूरा करने में वो तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। वो पैसे भी हैं, वो लोग भी हैं, वो रिसोर्सेज़ भी हैं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। वो चीज़ों को कैसे इकट्ठा किया जाए, कुछ नहीं मालूम था। बस सोच थी कि इन बच्चों को पढ़ाना है। दोस्तों का साथ था, विशाल का साथ था कि हम लोग इस रास्ते पे आगे की तरफ अग्रसित हो पाएँ। हमारी कोशिश जो शुरुआत हुई, बच्चों को रेगुलर लेके आना, उनको पढ़ाना, उसके बाद उन बच्चों को एक्टिविटी सिखाना। उसके लिए हम लोगों ने बड़ा एक यूनिक स्टाइल शुरू किया, जिसमें हमने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ एक उनके इंटरेस्ट की चीज़ें, अगर बच्चा डांस में इंटरेस्टेड है तो उनको डांस के साथ कनेक्ट कर दो, अगर बच्चा मेकअप में इंटरेस्टेड है तो उनको मेकअप के साथ कनेक्ट कर दो। तो इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पहले रेगुलरिटी हमने बढ़ाना शुरू किया कि एक बार बच्चा रेगुलर अगर हमारे पास आने लगा, तो वो जो तमाम अलग-अलग गतिविधियों में इन्वॉल्व है, चाहे वो कंचा खेलना, जुआ खेलना, ये सारी चीज़ें वो कहीं न कहीं छोड़ने लगेगा और इससे क्या होगा कि जिस कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं, उस कम्युनिटी का जो माहौल होगा, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है, जो वक़्त आपको कहता है कि अब बहुत हो गया, अब इसको छोड़ दो। वो बिल्डिंग जिसमें आप काम करते हो, वो बिल्डिंग पूरी तरीके से गिर गई। वो बिल्डिंग गिरने के बाद एक बार फिर से खड़ा होना बहुत मुश्किल था। हमारे लिए वो समय बहुत टफ़ था। हम उस चीज़ को ले नहीं पाए और हम अस्पताल में चले गए। 10-12 दिन अस्पताल में होने के बाद फिर वो समय था जिस समय आपको ये डिसाइड करना था कि ये जो बच्चे इतने ज़्यादा निपुण हो गए हैं, जो बच्चे इतना सब कुछ सीख गए हैं, आप इनको ड्रॉप करो और अपने अपने करियर में आप कहीं आगे बढ़ जाओ। हम उस सिचुएशन पे थे। आगे बढ़ना बहुत आसान था। उस चीज़ को फिर से बनाना, जिस उम्र में आप बनाने की सोचते हो, उस उम्र में हम उसको उसको फिर से बनाने की सोच रहे थे।
बहुत सारा उसके लिए भी बहुत सारा फंड चाहिए था, बहुत सारे रिसोर्सेज़ चाहिए थे, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। अब सोचिए कि कितना मुश्किल है वो। लेकिन हमने उस मुश्किल रास्ते को भी अपनाया और आज मैं एक प्राउड टीचर हूँ। ये कहते हुए मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि मैंने वो कठिन रास्ता चुना और वो कठिन रास्ता मैंने चुना उसी का कारण है कि आज ये बच्चे इंटरनेट के हर एक कोने पे वायरल दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी कोशिश लगातार जारी है। ये जो हमारे झुग्गी के लाल हैं ना, वो लाल कपड़े पहन के इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। अपने आप को साबित कर दिया इन झुग्गी के लाल ने कि ये कुछ भी कर सकते हैं। रिसोर्सेज़ जो हैं बहुत मायने नहीं रखते। मायने रखता है हमारे अंदर का वो सपना, हमारे अंदर की वो सोच, हमारे अंदर की वो भावना जो कुछ करने के लिए ज़रूरी है। ये जो झुग्गी के लाल हैं आज वायरल हो रहे हैं। दुनिया इनका लोहा मान रही है, दुनिया इनको देखना चाह रही है, दुनिया इनके बारे में जानना चाह रही है। ये रील कैसे वायरल हुई? किस सोच के साथ ये रील वायरल हुई? हमारे साथी विशाल हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे और अब इसके बारे में बताएँगे। जैसा कि हर्षित को आपने सुना, मेरा नाम विशाल है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि चाँद की ख्वाहिश तो हर कोई रखता है, पर ये सितारे बेवजह नहीं टिमटिमाते। सितारों से लेना-देना हमारे बच्चों से है। हमारे बच्चे स्टार हैं, अब स्टार हैं जब से ये वीडियो वायरल हुआ है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, हर्षित ने भी काफ़ी कुछ बताया। इस वीडियो के बारे में बताऊँगा कि आखिरकार ये वीडियो का क्या प्रोसेस था, किस तरीके से ये वायरल हुआ और इसके पीछे की क्या बड़ी स्टोरी रही है। एक्चुअली चीज़ क्या होती है कि ये जो वीडियो का काम है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ़ अभी का नहीं है। हमारे बच्चों को रेगुलर टास्क मिलता रहता है। हम उनको एक टास्क देते रहते हैं कि बेटा आज तुमको ये शूट करना है, आज खाली नहीं बैठना है तो आज ये कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास डोनेशन में कपड़े वग़ैरह आते हैं लोगों के जो उतरे हुए कतरन होते हैं, कपड़े होते हैं, उसका इस्तेमाल करके बच्चे अपनी नई-नई ड्रेसेस बनाते हैं। जब उन्होंने ड्रेसेस बनाना शुरू किया तो हमें लगता था कि वो सिर्फ़ अपने लिए कुछ तैयार कर लें ताकि उनका कुछ भला हो सके। लेकिन हमारे बच्चों का जो जज़्बा है वो बहुत बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भैया जो बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, तो हम उनका क्यों ना रिक्रिएट करें या फिर जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए क्यों ना बनाएँ, उनकी चीज़ों को क्यों ना हम कॉपी करने की कोशिश करें। तो चीज़ यहीं से शुरू हुई। हम और हर्षित जैसा कि रोज़ाना के संघर्ष से कहीं न कहीं बाहर गए हुए थे और वहाँ से लौटे, तो थोड़ा बहुत बच्चों में जो शोर-शराबा होता है और मज़ाक-मस्ती होती है, वो लोग अपनी-अपनी क्लास में कर रहे थे। तो ऐसे में हम लोग उनको डाँट के बुलाते हैं कि इधर आओ, नीचे आओ, तुम लोग के पास कोई काम नहीं है ना अभी? अभी फ्री बैठे हो ना? एक काम करो, ये देखो कुछ सब्यसाची सर का नया वीडियो आया है। इसको कॉपी करने का कोशिश करो, इसको रिक्रिएट करो। डोनेशन में जितने भी कपड़े हमारे पास पड़े हैं, सब निकाल कर के लेकर के आओ, उसमें से लाल रंग के जो भी कतरन मिले, जो भी उसमें से जितना भी टुकड़ा मिले उसको निकालो और उसको बनाना शुरू करो और कुछ करो इससे। तो बस बात यहीं से हुई कि बच्चों ने 2 से 3 दिन में सारे कपड़ों को इकट्ठा किया और उसको सिला, सेम ड्रेस को कॉपी किया। मज़े की बात ये है कि पूरी जो वीडियो है, वो 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों ने ही शूट करी है और जितनी भी ड्रेसेस बनाई है, वो इसी उम्र की लड़कियों ने, लड़कों ने मिल कर के ही बनाई हैं। जो हमारे मॉडल्स हैं ना, वो हमारे स्लम के सितारे ही हैं। वो झुग्गी-झोपड़ियों के आस-पास ही आपने वीडियो देखा होगा कि उस वीडियो में झुग्गी-झोपड़ी आ रही है, तो वहाँ के क्षेत्र में ही उन बच्चों ने बनाया है। उस वीडियो की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो उस वीडियो को कुछ इस तरीके से बनाया गया। बच्चों ने बनाया और शेयर करने से किसी की लाइफ़ कितनी बदल सकती है, ये चीज़ हमने अब सीखी। काम तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि हुआ ये कि बच्चों ने वीडियो को अपलोड कर दिया। अब जब उसको इंस्टाग्राम पे डाला तो सामान्य सी स्थिति थी, कुछ ना कुछ तो रोज़ हम लोग डालते ही रहते थे इस तरीके से। वायरल होने के लिए नहीं कि हाँ, बच्चे कुछ सीखते हैं, बच्चे कुछ-कुछ करते रहते हैं, इसकी हमें खुशी रहती है। तो उस दिन भी बच्चों ने इस तरह का कुछ बना कर के जब डाला, तो उसके बाद क्या चीज़ हुई? उसके बाद होता ये है कि शाम को बच्चे जो है हमारे ऑफ़िस से फ़ोन करते हैं, "भैया आपको पता है क्या हुआ?" हमने कहा, "हाँ बेटा बताओ, कोई बात हो गई क्या?" तो बच्चों ने बोला कि भैया वो सब्यसाची जी का जो है वो लाइक आ गया है। तो हम लोग तो इतने में खुश हो गए कि ये तो बड़ी बात है कि एक इतने बड़े जो भारत के सबसे बड़े डिज़ाइनर माने जाते हैं, उन्होंने लाइक किया उस चीज़ को। मज़ा आई, हमको भी खुशी मिली। फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन कर रहे हैं बच्चे कि भैया जो उन्होंने कमेंट भी कर दिया और हम लोगों को विनर बताया है। तो
ये तो और भी बड़ी बात हो गई। जब बच्चों ने इस तरीके की बात कही तो हम भी बहुत खुश थे। हमने कहा हाँ चलो ठीक है, बढ़िया है। फिर थोड़ी देर बाद मैं खुद उसको देखना शुरू किया तो देखा कि उन्होंने जो है अपनी स्टोरी तक पे डाल दिया और उसके बाद उसी वीडियो को उठा करके रीपोस्ट कर दिया। रीपोस्ट करने का मतलब आप समझ रहे हैं, हम लोग तो एकदम से हाथ पैर ही नहीं काम कर रहे थे, दिमाग नहीं काम कर रहा था, आखिर ये हुआ क्यों? मतलब कैसे हो गया ये ऐसा भी सब्यसाची जो कि इतने बड़े डिज़ाइनर हैं, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दोबारा से ये वीडियो डाल दी और हम लोगों को विजेता बोला। तो ये बहुत, बहुत, बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। तब हम लोगों को लगा कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक सिर्फ़ संघर्षों से पाला पड़ा है और ये संघर्ष थोड़ा-सा कम हुआ उनके रिपोस्ट करने से। तो इस तरीके की ये कहानी रही। उसके बाद से तो हमारे ये स्लम के बच्चे स्लम के सितारे बन गए और दुनिया भर की मीडिया ने कवर किया। हमारे स्कूल में आकर के पता नहीं तमाम तरह के न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बच्चे जो है अपना कॉलर उठा के घूम रहे हैं लड़के और बता रहे हैं कि जो आप लोग कहते थे ना कि पढ़ाई ही सब कुछ है। मैं मानता हूँ पढ़ाई आपको एजुकेशन बहुत आगे बढ़ाती है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओनरशिप बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को ओनरशिप दिया, बच्चों ने उसको प्रूव किया और आज जो ये स्थिति बन गई है कि बच्चे जगह-जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये उनको और एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। अभी जो स्टॉक में आने से पहले बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, सुनते रहते थे। हम खुद जो स्टॉक के इतने बड़े फ़ैन रहे हैं, उनकी वीडियोज़ को देख-देख के कभी जब हताश होते थे जीवन में, कभी लगता था यार अब नहीं हो पा रहा है, तो लोगों को जो स्टॉक में सुनते थे तो लगता था यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, एक दिन हम भी जाके उस मंच पर खड़े होंगे। तो आज हम यहाँ पर लिटरली खड़े हैं, मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी भी, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो। तो बच्चे भी हमारे ये सब देखते रहते हैं, फ़ॉलो करते रहते हैं, तो मज़ा आ गई। फिर आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, बच्चे अपनी स्टोरी बता रहे हैं। आज मैं अपनी स्टोरी, हर्षित की स्टोरी और पूरे इनोवेशन फॉर चेंज की स्टोरी यहाँ पर बता रहे हैं। तो ओवरऑल ये हमारी कहानी थी, किस तरीके से चीज़ों को शेयर कर देने से हमारा एक सपोर्ट बढ़ जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करे, मॉरल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें सब्यसाची सर से भी मिला और आप सभी लोगों से मिला। तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। मैं अपनी बात को भी इसी तरीके से ख़त्म करूँगा कि रोज़-रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, रोज़-रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ मुश्किलों देखो हम तुमसे कितने बड़े हैं। तो ये हमारी कहानी थी और जो स्टॉक के माध्यम से अपनी बात को हम लोगों ने रखा, महक ने अपनी बात रखी। इसी तरीके के जितने भी हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके और अपना हुनर वो आजमा सकें और वो भी कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें।